That's it. It started now, and we got two more kids. अब्दुल मोइज जुबैश अस्सलाम वालेकुम। अब छुट्टी नहीं करनी जुबैश। अस्सलाम वालेकुम ईशा। अब आपने भी छुट्टी नहीं करनी बेटे, पास पेपर्स से ही इंशाल्लाह ताला रिजल्ट बनेगा। आज हम ये मैं बता रहा हूँ फॉर द किड्स, रिकॉर्डिंग जो देखेंगे आप लोग तो ऑलरेडी सुन चुके हो, लेकिन आज हम जो है 2023 का लेटेस्ट पेपर मार्च का जो इंडिया में वेरिएंट रिलीज होता है उसको करेंगे। ठीक है, इससे आपको अंदाजा होगा कि हमें किस किस्म का पेपर, दो ही पेपर्स हैं हमारे पास इस तरह के, एक ये वाला जो आज मैं करवाने लगा हूँ और एक जो आपको मैंने स्पेसिमेन पेपर क्लासेस में करवाया था वो भी दोबारा करवाऊंगा, ताकि लेटेस्ट के ऊपर हमारा ज़्यादा ग्रिप, बल्कि क्लोजर टू एग्जाम में दोबारा शायद ये पेपर करवाऊँ, ताकि आपको लाइक लास्ट नाइट और समथिंग कि कल सुबह किस तरह का पेपर आने वाला है 23 की शायद दोबारा हम जल्दी से देख लें। राइट जी, तो देखो बच्चे काफ़ी आ रहे हैं एंड लेट्स नाउ मेक अ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान एंड फरदीन वाजिद। फैज़ान आपने कल आना है क्लास में बेटे, 8 to 9:30 कर दूंगा आप लोगों को ना, एक ही क्लास में फ्री कर दूंगा। ठीक है, ऑल राइट बेटे, चले जी। नाउ आई थिंक वी गॉट रीजनेबली गुड इनटेक, एक्चुअली क्वाइट अ गुड इनटेक, तो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द पेपर जो हमारा मार्च का लेटेस्ट है। आई रीड थ्रू द डेटा वंस, ठीक है, फिर क्वेश्चन में जहां डेटा की जरूरत होगी यूज करेंगे, वरना इकोनॉमिक्स नॉलेज तो यूज करनी ही है। सॉरी, ये 2023 का आपका लेटेस्ट इंडिया में आया है, मतलब लेटेस्ट फॉर्मेट पे एक ही पेपर है ना, एक तो स्पेसिमेन पेपर था, एक ये है, तो दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स। ये अवेलेबल नहीं है अभी नेट वगैरह पे, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा विद द मार्क स्कीम एंड एन आंसर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है इसका। ठीक है जी, तो ये हमारा लेटेस्ट पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शंस देख लो, 3 क्वेश्चंस आपने टोटल आंसर करने हैं। सेक्शन ए, सॉरी, सेक्शन ए मस्ट आंसर होता है, यू कांट लीव इट। सेक्शन बी 1 out of 2, 8 and 12 के 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, और सेक्शन सी भी 1 out of 2 वो मैक्रो में से आता है, सेक्शन बी जैसे आपको पता है माइक्रो में से आता है। सो अब जल्दी से हम इस पेपर को स्टार्ट। वालेकुम सलाम सर, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे है, सांस लो आराम से, माइक बंद कर दो। ये 23 का पेपर है हमारा मार्च का जो इंडिया में आया है, इसी तरह का पेपर आपको जून में आने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला इस पे अच्छी, आप दोबारा ज्वाइन कर लो बिकॉज बाकियों को ऐसा मसला नहीं आ रहा। ऑलराइट जी, मैं कुछ बच्चे और आ रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन करवा दूं। खुबैब, मानूर हसन, दूसरी कौन सी आ गई हैं? मानूर, यूर इन द क्लास राइट? ये कोई और था, मैंने इसलिए उनको नहीं एंटर होने दिया। चलें, लेट्स स्टार्ट जी। Prices are rising much faster than expected across the world's economies, including the US. As the US economy has grown, the prices of goods and services have substantially increased. Substantially means quite, recognizable, काफी increase हुई हैं. The US economy is forecast to grow by 7.4%. इसका क्या मतलब है forecast to grow? Anyone? रियल जीडीपी 7.4% बढ़ेगा, वेरी गुड, ये फोरकास्ट है। In 2021, with consumer spending rising by over 10% per year, but this boom has been accompanied by a rapid rise in inflation rate, जैसे डिमांड पुल में होता है। The US inflation rate was 1.7% in February 2021. By the end of that year, it had been expected to be 1.9%, but by June 21, the rate was already 5.4. 1.7 पे बढ़ी है February 21 में, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि एंड ऑफ द ईयर तक ये सिर्फ 1.9% तक जाएगी, लेकिन जून तक ही 5.4% पे चली गई थी। सो वाज ऑलरेडी 5.4% कंपेयर्ड विद 12 मंथ्स बिफोर, यानी एक साल में 5.5% महंगाई अमेरिका में आई। दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द यूएस सिंस अगस्त 2008। ये उसका एक हमें ग्राफ दे दिया गया, गेटवे एकेडमी, राइट जी। उसके बाद देखिए जरा, ये ग्राफ दे दिया गया, इंटरप्रेट करने का तरीका सीखें। वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है एनुअल इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज में, और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ईयर्स टाइम। तो उसके बाद उसके नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया उन्होंने। राइजिंग इन्फ्लेशन इन यूएस हैज टू मेन कॉजेज। द फर्स्ट कॉज इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग on goods and services.
कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, एक वजह ये है। कंजम्पशन का इंजेक्शन आ रहा है। द इकोनॉमी हैज़ ऑल्सो बीन बूस्टेड बाय, अभी फिर कोई बच्चे आ रहे हैं, मैं ज़रा इनको एंट्री दे दूं। राइट, सो बैक टू द डेटा। So, rising inflation rate in US, rising inflation in the US has two main causes. First cause is the substantial increase in demand for consumer spending on goods and services. The economy has also been boosted by the US government's economic stimulus package in response to the downturn caused by COVID-19 pandemic. COVID-19 की वजह से गवर्नमेंट ने अपना वो किया है, क्या उसको बोलते हैं, ज़्यादा अपना स्टिमुलेट करने के लिए कुछ स्पेंडिंग वगैरह बढ़ाई है। In 2020 and 21, US government spent an additional US $6 trillion, dollars, leading to a budget deficit of 12.7% of GDP in June 2021, one of the largest budget deficits in the world. समझ आ गया? पहली रीजन, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी और गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया, अपनी स्पेंडिंग 6 मिलियन से बढ़ाई, जिसकी वजह से महंगाई हुई। कैन समबडी टेल मी ये कौन सी महंगाई आई है? व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन? Demand pull inflation. Zurva, bilkul theek hai. Second cause of increasing inflation in the US is significant disruption to the supply of many goods as a result of the pandemic, a problem worsened by disruption to global shipping created by the temporary blocking of the Suez Canal. जो मिस्र से इजिप्ट में से सुएज कनाल निकलती है, वो बंद हुई थी पेंडेमिक के दौर में, तो उसकी वजह से भी और कुछ और वो कहता है जी वजहों से सप्लाई गुड्स की बहुत कम हुई है। देर आर नाउ लॉन्ग टर्म सप्लाई शॉर्टेजेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स, जो ये फोन्स वगैरह में लगते हैं, चिप्स, टू टिम्बर वुड। The cost of shipping goods has also become more expensive. For example, the cost of shipping goods from China to US has tripled over 12 months. तो ये जो महंगाई आई है, जुर्वा के अलावा को मुझे बताइएगा, ये कौन सी कॉस्ट पर, कॉस्ट पर, शाबाश। राइट, अब हम मूव करते हैं आखिरी पैराग्राफ पे। अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन कुड हैव अ नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कह रहे हैं जो मुसलसल जो महंगाई आई है उसके कई अच्छे बुरे इफेक्ट आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। राइजिंग इन्फ्लेशन कुड लीड टू अ टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टाइटनिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वही हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन में, such as through an increase in interest rates. This is important in the US given that the government is targeting an annual inflation rate of 2% only. Some economists believe, जी जैद, बेटे भी जरा क्वेश्चन पे तो आने दो ना, अभी उसने सिर्फ जो डेटा दिया मैं वो पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शनरी में वो भी होता है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट इन द यूएस may need to rise from 0.25% to as high as 4.5% to cool the economy, means जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है उसको रोकने के लिए, कूल करने के लिए, एंड to cool the economy and reduce the rate of inflation, and that is likely to happen sooner rather than later। वो कहते हैं जल्दी चांस है कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाएगी। अब जी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये टोटली फ्रॉम द डेटा है, पार्शली फ्रॉम द डेटा है, या जनरल है। अब पहला क्वेश्चन, यूजिंग फिगर 1.1 कंपेयर द इन्फ्लेशन यूएस इन्फ्लेशन रेट बिटवीन दो पीरियड्स दे रहा है, जुलाई एंड दिसंबर 2020 विद दैट बिटवीन जनवरी एंड जून 2021। पहले मुझे बताएं क्या ये टोटली फ्रॉम द डेटा है, पार्शली या जनरल क्वेश्चन है? टोटली, क्योंकि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी इस डेटा के बगैर नहीं कर सकता इसको कंपेयर। हमने कंपेयर क्या करना है, मुझे कोई बच्चा बताओ। इन्फ्लेशन रेट, प्राइस लेवल नहीं, इन्फ्लेशन रेट को कंपेयर करना है। किस किस पीरियड के बीच में? 6 महीने जुलाई से दिसंबर 20 के, और फिर 6 महीने जनवरी से जून 21 के। शाबाश बच्चों। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द डेटा। ये है पहला हिस्सा, जुलाई से लेके दिसंबर 20, बस यहां तक। मुझे बताइए इन्फ्लेशन रेट कैसा बिहेव कर रहा है? बिटवीन 1-1.4, या फ्लक्चुएट भी कर रहा है लेकिन स्टेबल भी है और बहुत माइल्ड है। सितंबर, हाँ इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी। अच्छा बात सुनो,
इसमें 2 मार्क्स होते हैं, हमने ट्रेंड कंपेयर करना होता है, मंथ बाय मंथ जाने की जरूरत नहीं है। सो इन 6 महीनों में ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट स्लो बढ़ा है, अपवर्ड ट्रेंड है लेकिन स्लो बढ़ा है, बिटवीन 1 to 1.4% या 1.5 कोई बच्चा कहता है। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल है। समझ आ गया? मुसलसल डिक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ रहा। पहले देखो, जुलाई से सितंबर तेजी से बढ़ा है, फिर स्लो, और फिर तेजी से। तो वी कैन नॉट से कि कॉन्स्टेंटली ऐसे हुआ है। समझ रहे हो? प्राइस लेवल ऐसे कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट, कीप इट वेरी सिंपल। जो पहली 3 बातें आप लोगों ने बोली थी बिल्कुल ठीक है। 1.1 to 1.4% के बीच में रहा है, माइल्ड है, स्टेबल है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। क्लियर ऑन दिस? एक ही मार्क मिलना है हमें। अब दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो लेट्स अब्दुल वहाब, दूसरे से कंपेयर करते हैं बिटवीन जनवरी 21 टू जून 21। इन्फ्लेशन रेट ने क्या किया है बच्चों? इट्स इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट। गुड इनफ। ठीक है। बिटवीन व्हाट एंड व्हाट रेट को थोड़ा सा आइडिया दे दो। देखो, जनवरी 21 में ऑलरेडी 1.5 के करीब। यस, बिटवीन 1.4 टू 5.5, 5.4। ठीक है, चमन समझ आया? जी मेरा बेटा। हाइपर कहाँ है? 5% है, इट्स ब्यूटीफुल। पाकिस्तान में आ जाए तो विल बी मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। हाइपर तो बेटे 25-30, उसके बाद 100%, 1000% एंड मिलियंस ऑफ परसेंटेज वो है। सो डोंट यूज एक्सट्रीम फिगर्स। ठीक है बेटे, सिर्फ 2 मार्क्स हैं। तो अब देखो, हमने इसका एस्टिमेट लगाया जुलाई टू दिसंबर 20 में इन्फ्लेशन रेट हैज बीन बिटवीन 1 to 1.4%। इट्स बीन क्वाइट स्टेबल, अपवर्ड ट्रेंड है लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ। Between January 21 and June 21, upward trend but at a faster rate, between 1.4 to 5.4%। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब इसकी जरा मार्क स्कीम देखते हैं। ड्यूरिंग पीरियड जुलाई 20 and December 20, trend has been slowly upward, relatively stable, had minor fluctuation, 1 to 1.4%। पांचों में से कोई बात कर दोगे, चारों में से, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। So try to write a bit extra. ठीक है? From January 21 to 21 to June 21, trend has been more rapidly upward, 1.4 to 5.4%। अब वो क्या कह रहे हैं? Note, second mark should only be awarded if there is some knowledge understanding that the rate of change is greater in the second period। Guidance में क्या कह रहा है? Trend in 2 periods needs to be compared, not every change from one month to the next। बच्चों समझ आ गया? आई थिंक जिन जिन्होंने बात की थी, मुझे जैद, चमन और फासिया की आवाज़ें आई थी, कुछ जुर्बा की शायद, सब ने सही बोला था। सो एवरीवन क्लियर ऑन दिस बच्चों? कोई कंफ्यूजन? कॉन्फिडेंस बच्चों? समझ आ रहा है कि 2 मार्क आसानी से आ सकते हैं हम अगर डेटा को सही एनालाइज करके। अब माइक्स बंद कर दो। सेकंड क्वेश्चन, अगेन वही ड्रिल, फ्रॉम द डेटा, जनरल या पार्शियल। अब वो क्या कह रहा है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कोई बच्चा भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सो गुड टू सी यू फातिमा सलीम, ज़रा टाइम पे आयो, और माशाल्लाह गुड, कीप कमिंग इवन इन P4 क्लासेस। जी, बी वो कह रहा है, फातिमा वी डूइंग 2023 मार्च का पेपर जो इंडिया में रिलीज हुआ है लेटेस्ट आपका। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। मैं दिखा भी देता हूँ डेटा, मुझे बताइए जनरल है, पार्शली फ्रॉम द डेटा है, या टोटली फ्रॉम द डेटा है? पार्शली, नॉट टोटली, पार्शली फ्रॉम द डेटा। वो कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन वहां से लो, एक्सप्लेन खुद करो। तो इसमें 1 मार्क इंफॉर्मेशन लेने का, 1 मार्क इकोनॉमिक्स अपनी से कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करने का। सो अब मेरे बच्चों देखो, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में स्टिमुलस पैकेज की बात हुई है। द इकोनॉमी, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी, तो क्या किया गवर्नमेंट ने? मुझे 2 मार्क्स चाहिए आप लोगों से।
जी जी बोले। इंटरेस्ट रेट का बेटे कहीं जिक्र नहीं है, क्या कर रहे हो? गुड। एक मार्क हो गया। और बताएं, स्पेंडिंग बढ़ी है जिसकी वजह से बजट डेफिसिट हुआ है। और जी, टैक्स नहीं लिखा हुआ, टैक्स नहीं लिखा हुआ। इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं इकोनॉमिक्स में? बेटे स्टम्बल ना हो जाओ, इकोनॉमिक्स ना भूल जाओ अपनी। ये कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट यूज कर रही है? ये जिसने बोला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अब आप लोग तसल्ली से जरा सुने। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज refers to in the data by greater government spending which led to a budget deficit which refers to expansionary fiscal policy। क्यों की है इन्होंने? ये ऐसा क्यों किया है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। समझ आ गया? तो बेटे ऐसा क्वेश्चन जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है और किस तरह की पॉलिसी है, उस पर थोड़ा सा लिख दो। सो लेट्स क्विकली लुक एट द मार्क स्कीम। आई थिंक यू गाइस गॉट इट इन द एंड। एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी, 1 मार्क। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी, डिमांड साइड मींस 1 मार्क। एम ऑफ विच इज टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, एक इनमें से कोई बात करो, 1 मार्क। पैकेज इन्वॉल्व द स्पेंडिंग बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑफ एडिशनल 6 ट्रिलियन। दिस इन्वॉल्व द बजट डेफिसिट, 12.7 तक वो चला गया जीडीपी का, 1 मार्क। इनमें से कोई बात कर दो। एक्यूरेट रेफरेंस टू डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड मार्क। समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? जी जी जैद। सादा लफ्जों से आपकी क्या मुराद है? क्या क्या बोलोगे, सॉरी? वो तो उसने अपने क्वेश्चन में पूछा है ना, उसने तो क्वेश्चन में पूछा है। आपने उसको एक्सप्लेन करना है इसका मतलब क्या है। बोले कोई सिंपल वर्ड्स, कोई सिंपल वर्ड्स बोलें जैद। ओके, एवरीवन क्लियर जी? 100%? यस यस यस। बट देखो, उसने कहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा इंफॉर्मेशन है, उसी के अंदर रह के आप कर सकते हो। आप कह सकते हो मे हैव बीन रिडक्शन इन टैक्सेस एज वेल, लेकिन देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट ना। ओके जुर्वा, गॉट इट? जी बेटे 4 मार्क्स हैं। मुझे लगता है मेरे अच्छे बच्चे इसमें से 3 तो स्कोर कर ही जाएंगे, कम अज कम भी, पहले 4 में से। उसके बाद बेटे अब जरा देखो, आसान क्वेश्चन है। मुझे ये सेक्शन ए काफ़ी आसान लगा है। अलबत्ता ऑफ कोर्स आप लोग बेहतर बता सकते हो कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट, लेकिन मुझे ये सेक्शन ए आसान लगा है। थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट, पहले का ही क्वेश्चन का, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स could reduce the rate of inflation in the US। Before you start speaking, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से पूछना है कि इसमें आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। नंबर 1, ये कौन सी पॉलिसी है? नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, शाबाश। नंबर 2, किस किस इन्फ्लेशन को ये किस हद तक अफेक्ट करेगी? फिर इसने कहा कंसिडर द एक्सटेंट टू, तो इसके अंदर हमें हाँ हाँ, लेकिन हमने इसमें इवैल्यूएटिव कमेंट देना है क्योंकि उसने वर्ड, ये कौन है, ये कौन है आए? अभी भी अभी आते हैं, उस पे आते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। शाबाश शाबाश। अभी हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने उसके वर्ड्स को बड़े ध्यान से, जल्दी से ना बंदा ये देखता है एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कुड रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन यूएस, ये आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स देगा। कंसिडर द एक्सटेंट, जब तक ये करके कंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यूएशन के साथ, चौथा मार्क नहीं मिलेगा, लिमिटेशंस के साथ। शाबाश, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट। जैद आप ही करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहले काबू करवाओ। हम्म। क्यों क्यों क्यों, ये हमेशा तुम मिस करते हो। क्यों क्यों? कॉस्ट ऑफ और रिटर्न ऑन, कॉस्ट ऑफ सेविंग नहीं होती, रिटर्न ऑन सेविंग।
अब तसल्ली से जायद पूरा दोबारा बताओ। Rise in interest rates is part of contractionary monetary policy. This will increase cost of, बोलना शुरू करो। रिटर्न। यस। अब कंजम्पशन पे इफेक्ट बताओ। जैद आप चुप कर जाओ, अपना वर्ड्स में ना जरा अंग्रेजी में इस वक्त थोड़ा सा घबरा रहे हो। कॉन्सेप्ट आपको मुझे पता है। तो हाँ, सही बोल रहे हो। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, सबके लिए, हाँ, लेकिन ठीक है, चले मान लेता हूँ। ठीक है, गुड। तो अब लब सब सुन लो, आपको आइडिया बहुत अच्छा है। मैं कंसिडर द एक्सटेंट की बात कर रहा हूँ, जरा तसल्ली सुन लें। हेयर गवर्नमेंट इज यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Higher interest rate would mean higher cost of borrowing and return on saving. Hence, people will save more, borrow less, consumption will be withdrawn from aggregate demand. Investment will also reduce. As a result, two withdrawals of consumption and investment, C plus I, will reduce aggregate demand. As a result, demand pull inflation will reduce. समझ आ गया? अब जी कॉस्ट, जी 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 जी, यही है। यस यस यस, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले हम दोनों इन्फ्लेशन को हैंडल कर लें। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ी, लोगों ने सेव ज्यादा किया, बोरो कम किया, कंजम्पशन कम हुई। उसकी वजह से फर्म्स ने भी इन्वेस्टमेंट कम की, सी प्लस आई का विड्रॉल आया, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। और साथ में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपके मुल्क में हॉट मनी इनफ्लोज हुई, करेंसी अप्रिशिएट हुई, उससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम हो गई। अब कंसिडर द एक्सटेंट, इट्स मोर यूजफुल इन कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड लेस इन कंट्रोलिंग कॉस्ट पुश। इफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज हाई, डिमांड फॉर लोन्स इज इंटरेस्ट इनइलास्टिक, इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। समझ आ गया? ये आपका टोटल आंसर है। वही 12 वाले को हमने मिनिएचर में आंसर किया। ये आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आई एम थिंकिंग इसी तरह लिखा होगा उसने, लेट्स सी। An increase in interest rate will increase cost of borrowing or increase the incentive to save, return on saving सेम बात है, और lead to an increase in exchange rate, तीनों बातों का वो एक मार्क दे रहे हैं। This is likely to lead to a fall in C plus I, X minus M because of the fall in spending, reduction in exports, rise in imports. Appreciation of exchange rate may reduce extent of import या cost push inflation. Overall fall in aggregate demand is likely to lead to a fall in rate of inflation, demand pull. Demand for borrowing funds may not be interest elastic. Consumers and business confidence may remain high. Contribution to a reduction in rate of inflation will largely depend on the degree to which it is demand pull. There are other factors contributing to rise in cost push inflation, so it may not be very effective. वो बता रहा था ना कि सप्लाई कम हुई है चीज़ों की, तो शायद इतनी इफेक्टिव ना हो। बच्चों दोबारा एक बार बता दूं, यह क्वेश्चन और उसका आंसर समझ आ गया? तीन। सॉरी, सॉरी क्या नहीं? बेटे देखो, उसने यहाँ पे कॉस्ट पुश की बात की है, यहाँ पे एक्स माइनस एम कम करा के डिमांड पुल की बात की है। ठीक है, फॉल एंड सी एन आई की वजह से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की है। तो ज़्यादा अच्छा हम आंसर कर रहे हैं ना। ठीक है, 4 मार्क्स है ना मेरा बेटा। ठीक है, आप वेल डेवलप लिखना अपना। सबको समझ आ गया? ये मैं पूरा आंसर एक बार बोल दूं। इवैल्यूएशन बेटे, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों कामयाब नहीं होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना? कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस हाई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वो स्टिल लोन्स लेते रहे, इंटरेस्ट इनइलास्टिक डिमांड थी लोन्स की, और स्पेंडिंग में कमी नहीं आई, तब भी कामयाब नहीं होगा। टाइम लैग्स भी लिख सकते हो, बिल्कुल। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू रिडक्शन इन इन्फ्लेशन विल डिपेंड ऑन, क्या ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन फैक्टर था ज्यादा, तो फिर तो ये इफेक्टिव होगी। कॉस्ट पुश में इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि डेटा के मुताबिक और फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ रही है। जरा नोट करो, आप लोग परेशान हो रहे हो, इवैल्यूएशन के हर मार्क का एक है, आपने एक लेना है, हर पॉइंट का एक मार्क है, और इधर भी हर पॉइंट का एक एक मार्क है। तो आई एम थिंकिंग आप लोग 4 मार्क्स ले जाओगे मेजोरिटी ऑफ यू। समझ आ गया बच्चों, या पैनिक लग रहा है?
जी जी जी। अगर डिमांड इंटरेस्ट इन इलास्टिक है कि लोन्स इंटरेस्ट बढ़ा भी है, लोग फिर भी लोन लेके स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर इफेक्टिव नहीं होगी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, फिर इफेक्टिव होगी या। लेकिन इवैल्यूएशन में हमेशा लिमिटेशंस लेनी है, तो मे नॉट भी लिखना है अपने इंटरेस्ट इलास्टिक जैसे इसने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। बच्चों बताएं मजीद इस पे जोर लगाना है या समझ आ गया है? सबको टोटली क्लियर है? इंपोर्ट यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? करेंसी आपकी अप्रिशिएट हुई, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते हुए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, जो डोमेस्टिक फर्म्स इंपोर्ट कर रही थी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी। आप समझ आ गया? जो हम कई दफा कर चुके हैं मेरे बेटा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको 8 मार्क का भी करवाया था, एक्सप्लेन हाउ अ राइज इन एक्सचेंज रेट। ये मार्क्स स्कीम है ना, इट्स नॉट अ फुल आंसर, इट्स अ मार्क्स स्कीम। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जब वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वगैरह से आती है। तो इंपोर्ट या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। समझ आ गई बात? देखो बेटे, फिस्कल एंड मॉनेटरी दोनों पॉलिसीज डिमांड पुल के लिए तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को कम करती हैं। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज कॉस्ट पुश के लिए अच्छी हैं, क्योंकि वो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाती हैं। तो इसने कहा था कितनी इन्फ्लेशन कम होगी डिपेंड करेगा कॉज क्या था इन्फ्लेशन का। अगर डिमांड पुल था तो इफेक्टिव होंगी, कॉस्ट पुश थी तो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। अब बात समझ आ गई? जी बेटे। हॉट मनी? नहीं नहीं नहीं, आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर हुआ है, बाहर के मुल्कों से हॉट मनी आपके बैंक्स में आएगी, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ने से अप्रिशिएट होगी वो, या। वो जो आईसी में मेरे 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के ना, और 4 मार्क्स क्या है और मार्क्स क्यों है, ठीक है। आप लोग लिखो, अच्छा खासा लिखो, इस पे आधा पेज लिख दो। 4 मार्क्स हैं, ईच एंड एवरी मार्क मैटर्स। जी बेटे बोलें। कैसे सरप्लस में जाएगा? आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बेटे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग है। एक्सपोर्ट्स आप कम कर सकोगे, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है इंटरेस्ट बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गई है, महंगी हो गई है। इंपोर्ट्स आप कम कर सकोगे, आपकी परचेजिंग पावर कम हुई इंटरेस्ट बढ़ने से। गॉट इट? हम्म। आप लोग एक आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना रहे हो इस वक्त अपने माइंड में, सिर्फ कंसिडर द एक्सटेंट की वजह से। बाकी मैं आपसे अगर खाली पूछता, यहाँ पे यूएस का जिक्र ना होता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन कम होती है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रिटन अ वेरी गुड इम्प्रॉम्प्टू एसे, आधे पेज का। वही लिखना है मेरा बेटा, सिर्फ एक लिमिटेशन देनी है इस 4 मार्क्स वाले में। समझ आ रहा है? डोंट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट द सेक्शन ए फॉर यू, ठीक है। अगेन एक बार जरा खाली क्वेश्चन देखो। वो पूछ रहे हैं इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट में, इससे इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? यूएस हो या दुनिया का कोई कंट्री, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ी, लोगों ने लोन कम लिए, स्पेंडिंग कम की, सेविंग ज्यादा की, फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट कम की, सी प्लस आई का विड्रॉल, एग्रीगेट डिमांड गिरी, ठीक है। साथ में हॉट मनी आने से आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम गिरा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन गिरी। करेंसी अप्रिशिएट होने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते हुए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन गिरी। आराम से आपके 4-5 मार्क्स के पॉइंट हमने बना दिए। क्यों कामयाब नहीं होगी? अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, डिमांड लोन्स की इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट होने के बावजूद लोग जो है सॉरी स्पेंड करते रहेंगे, रिडक्शन नहीं आएगी स्पेंडिंग में। या फिर अगर डिमांड पुल नहीं थी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, तो उस पर ज्यादा असर ये नहीं करेगी। ये वाली बात कर रहे हैं। समझ आ गया मेरा बेटा? आई वुड स्टिल मार्क यू गाइस कि फिगर 1 के तो आपने मेजोरिटी 2 ठीक कर लिए थे, सेकंड वाले में शायद एक आ जाए, इसमें 3 तो आपके आ जाएंगे, तो 6 आउट ऑफ 8। गुड गोइंग इफ यू गाइस रिमेन काम एंड अटेम्प्ट इट वेल। मुझे बताएं मुश्किल लग रहा है?
I think it's one of the easiest section is Chaman that I've come across. It's just the wording that's getting to you. थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक्स अपनी वापस माइंड में लाओ, इस सेक्शन ए को गोली मारो थोड़ी देर के लिए बेटे. थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स राइट नाउ. ठीक है. तो बहुत सारे करेंगे इंशाल्लाह. हमने इस तरह के कई बार क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है. चमन क्लियर हो मेरा बेटा. अब अगले 6 में से 4 मार्क्स आई एम श्योर ऑल द गुड किड्स इन माई क्लास विल स्कोर विद, क्योंकि आप लोगों से कुछ बच्चे डायग्राम्स पे बहुत बुरे हैं, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि वो कर सकेंगे. विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम, assess whether the rising inflation rate in US has been caused by changes to demand side or changes to supply side of the economy. ऊपर उसने बताया हुआ है हमें, ये partially from the data है. अब सबसे पहले हम जाके देखते हैं इन्फ्लेशन की. उसने 2 रीजंस बताई हैं इन 2 पैराग्राफ्स में, पहले और दूसरे में. पहले में उसने कौन सी रीजंस बताई हैं? चमन ज़रा आप मुझे बताओ, डिमांड साइड रीजंस बताई हैं या सप्लाई साइड? तसल्ली से देखो. और क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहले पहले पैराग्राफ में से मुझे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ी है, बजट डेफिसिट किया गया, लार्जेस्ट बजट डेफिसिट इन द वर्ल्ड. चमन समझ आ गया? तो पहले पहले डिमांड साइड रीजन से डिमांड पर इन्फ्लेशन आ रही है. कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करोगे पहले पैराग्राफ के हिसाब से? हैदर राइट पे. एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा. ठीक है. चमन सेकंड वाले में बताएं, सप्लाई साइड का कुछ लिखा उसने, तसल्ली से पढ़ें. शाबाश. और बताएं इसमें क्या उसने बताया है. एक चीज और भी, 2 3 चीजें और हैं. यस. कोई 2 फैक्टर आपने पकड़ लिए, इंशाल्लाह गुड इनफ. तो अब जरा तसल्ली से वापस आते हैं आफ्टर राफे. राफे आपने बहुत छुट्टियां की जी. मुजफ्फर. ओके. सो पहले पैराग्राफ में उसने आपको डिमांड साइड रीजंस दी, सेकंड पैराग्राफ में उसने आपको सप्लाई साइड रीजंस दी. अब मुझे बताएं, ग्राफ बना के दिखा दूं या आपको आता है? जी बेटे जी. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे. सिंपल डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है. So do not make yourself vulnerable to these questions. They're nothing. And yes, like one kid said, ज्यादा पेपर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. ये देखिए, लेबल करवाएं जी. मैक्रो का ग्राफ है इन्फ्लेशन का. क्या लिखूं? प्राइस लेवल. जिस जिस खाली प्राइस लिखी कोई मार्क नहीं, और इधर रियल जीडीपी या जीडीपी, रियल ही लिख देते हैं, पूरे लेबल करते हैं. नहीं, पूरे मुल्क की है. ठीक है. एडी ए डी जीरो दोनों कर लेते हैं. एडी जीरो एस जीरो, ये इक्विलिब्रियम जीरो पहला, बिफोर एनी फैक्टर हैपेंड. ये प्राइस लेवल था, और ये आपकी नेशनल. ओ यार, मेरा चार्ज होने वाला है. वेट, लेट मी ब्रिंग द चार्जर, जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट अ मोमेंट, में जो सब सोए हुए हैं, लेट मी लुक फॉर इट.
जी आई मैनेज टू फाइंड इट। अब मैं जल्दी से लगा रहा हूँ, आज तो लगता है पास्ट सिर्फ सेक्शन ए ही होगा। स्पीड एट विच वी गोइंग। जी बच्चों, ऑलमोस्ट डन। जी बच्चों, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व था, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये इक्विलिब्रियम था। अब बिकॉज ऑफ डिमांड साइड रीजंस कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी थी, गवर्नमेंट ने 6 ट्रिलियन लगाए थे, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई। फिर सप्लाई साइड रीजंस, कॉस्ट ऑफ शिपिंग बढ़ी थी, सप्लाई शॉर्टेजेस हुई थी और सुएज कनाल में डिस्टर्बेंस आई थी। ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम था। अब दूसरा बना E1 पे, नेशनल इनकम अनश्योर, ये महंगाई आ गई। समझ आ गई? मैंने भी ऐसे ही किया। नहीं नहीं नहीं, ये इकट्ठा बनाना पड़ेगा। उसी का क्वेश्चन देखें। विद द हेल्प ऑफ एन एडीएस डायग्राम, या ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता डायग्राम्स की ऑप्शन होती तो तब हम दो बनाते थे, इसमें एक ही बनाना है। बेटे हम ना, ये तुम 100 बार पूछ चुकी हो। डिमांड फैक्टर राइट पे जा रहा है, उससे क्वांटिटी बढ़ेगी। सप्लाई फैक्टर लेफ्ट पे जा रहा है, उससे क्वांटिटी या नेशनल इनकम गिरेगी। तो काउंटर हो गया ना आपस में, रिवर्स हो गया ना मेरा बेटा। हम ना गॉट इट नाउ। ऑपोजिट शिफ्ट्स होती है ना, तो वो एक दूसरे को निगेट कर जाती हैं। ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि डिमांड ज्यादा बढ़ी थी या सप्लाई ज्यादा कम हुई थी। हमें कोई डेटा में ऐसी इंफॉर्मेशन है एग्जैक्ट एक्सटेंट की? हाँ, तो फिर आप नहीं कह सकते। अब जरा डेटा से समझना है हमने कि मार्क्स कैसे हैं। ये जो ग्राफ बनाया हमने, 2 मार्क्स मिल गए। क्या सबको इस ग्राफ पे कमांड है या एक बार फिर बना दूं? डजेंट मैटर अगर हम आगे नहीं पढ़ सक रहे। ओके गुड, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एडी को राइट पे शिफ्ट करो बेटे, एएस को लेफ्ट पे, खुद ही नया इक्विलिब्रियम बनेगा। थोड़ा बहुत अगर आपकी क्वांटिटी फर्क भी हो जाती है ना नेशनल इनकम, कोई मसला नहीं है, प्राइस लेवल बढ़ता नजर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के हैं, तो हम डेटा को अम, बेटे मैंने नहीं कहा सेम, मैं अनसर्टन बोल रहा हूँ बार बार। मैंने अभी बताया कि अगर आपका थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो वो माफ कर देगा, क्योंकि मेनली वो आपकी इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहा है। बट थोड़ा सा बेटे, अब इतनी बार हम ये कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर लो ना थोड़ा सा, सिमिलर शिफ्ट करो ताकि ऑटोमेटिकली एक साइड या प्राइस है, ये जब भी काउंटर शिफ्ट होगा, प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज अनसर्टेन होगी। समझ आ रहा है? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जी सॉरी, उसमें प्राइस में सर्टेनिटी ना होती, क्वांटिटी बढ़ जाती, लेकिन उसमें भी क्वांटिटी होती। चलिए एनीवेज, लेट्स मूव बैक। अब जी, जी पूछें जल्दी से बिफोर आई स्टार्ट। नहीं देख ऐसे, जारी बात है उसने आपको इन्फ्लेशन रेट बढ़वाना है, तो ऐसी बात क्यों करेगा? राइट। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि एज मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, there are demand side reasons for inflation. Aggregate demand increased due to greater consumer spending and more of government spending. In their stimulus package, their budget was made deficit. That would boost aggregate demand and shift it to the right from 80 to 81. Whereas supply also fell due to supply shortages, global disruptions, cost of shipping increased. 2-3 बातें, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई, ये आपके 4 मार्क्स हो गए। समझ आ गया मेरा बेटा? 6 में से 4 मार्क्स आपके आ गए। बाकी दो किस बात पे आएंगे? अब क्वेश्चन को जरा जल्दी से देखें। एक वर्ड की वजह से, assess whether the rising inflation rate in the US has been caused by changes to demand or changes to supply। कंक्लूजन तो है दोनों की वजह से आया है, 1 मार्क कंक्लूजन का ये है। अब हम बताएंगे डेटा इज अनसर्टेन। We do know that demand side reasons are there for inflation as well and supply side reasons as well.
but we don't know the relative shift. Hence, we cannot say maybe it's because of a mixture of both reasons. समझ आ गई बात? या बाश गुड। दो इवैल्यूएशन के अगर अच्छे बच्चों के भी छूट जाए कोई मसला नहीं है, इसमें 12 भी आ जाए ए पक्का हो जाता है। 10 से ऊपर स्कोर लो ए पक्का हो जाता है। एडीएस डायग्राम, करेक्ट लेबलिंग ऑफ वर्टिकल एक्सिस प्राइस लेवल इन हॉरिजॉन्टल रियल जीडीपी या रियल आउटपुट लिखो, रियल जीडीपी पूरा लिखना है। मूवमेंट ऑफ एडी कर्व टू द राइट, एएस कर्व टू द लेफ्ट, शोइंग अ राइज इन प्राइस लेवल। उसने क्वांटिटी की बात नहीं की, 2 मार्क्स आपको ये मिल गए। Explanation analysis of how a rise in inflation may be caused by increase in aggregate demand because of shortage, because of all those factors mentioned in the data, and a decrease in aggregate supply. जी जब जी रियल आउटपुट लिखो, खाली आउटपुट नहीं, फिर रियल आउटपुट लिखो। हाँ, देखो जीडीपी हम 3 तरीकों से मेजर करते हैं, इनकम, आउटपुट, एक्सपेंडिचर। तो रियल आउटपुट भी लिख सकते हो, खाली क्यों नहीं लिख सकते जो हम नॉर्मली लिखते हैं। राइट बेटे, उसने कहा जी दिस शुड बी करेक्टली अप्लाइड टू द डेटा, ये 4 मार्क्स हो गए। इवैल्यूएशन, relevant evaluation which considers both AD and AS and weighs up the factors involved in each. Justified conclusion on the extent to which inflation in the US has been caused by changes to the demand side or changes to the supply side of the economy. Note, this may be only include the comment that it's clearly a combination of both factors. There is insufficient information within the data to fully know which has a greatest impact. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको थोड़ा-सा, मुझे लगता है कुछ बच्चे आज डिप्रेस हो रहे हैं, हालाँकि पेपर आसान है। पहले 2 कन्फर्म थे, दूसरे में 1 कन्फर्म था, तीसरे में इंटरेस्ट रेट वाले में 3 आप लोग ले ही जाओगे लड़-मड़ के, 6 हो गए। इसमें जिसने ग्राफ सही बनाया और एक्सप्लेन कर दिया, 4 तो पक्के हैं, इवैल्यूएशन शायद ना कर सको, तो 10 हो गए। आखिरी वाला इतना आसान है कि मेरे सब बच्चों के अच्छों के 6 के 6 आने चाहिए। तो ये जनरल क्वेश्चन है। अभी आप लोग मुझे देखें, असेस यानी डिस्कस बोथ साइड्स एंड देन गिव इवैल्यूएटिव कमेंट and conclusion. Assess the possible consequences of a rising rate of inflation for a country such as the US को गोली मारे। इन्फ्लेशन के वो जो प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स हमने पढ़े, टेस्ट भी लिया आप लोगों का। एक एक बच्चा मुझे बताए, मैं नाम ले लेके पूछता हूँ, नाम ले लेके, डोंट डोंट डोंट। अयान, आप मुझे बताएं इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या बुरा असर पड़ता है इन्फ्लेशन का। हमें सिर्फ 2 मार्क्स लेने एक साइड के, इस पॉइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो। हम्म हम्म यस, वेरी गुड। हम्म वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे आराम से आपने सही बॉल बोले ने बोला। इफ इन्फ्लेशन रेट इज हायर इन द यूएस कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स, यूएस एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, देयर डिमांड विल फॉल। यूएस imports will become cheaper, their demand will rise, current account will go into deficit if demand was elastic। 3 मार्क का आंसर है। दूसरा करते हैं जी, कोई कॉस्ट मैंने आपको बताई थी छोटी छोटी 2 पॉइंट्स। लेट्स से इकरा जाफर, मेन्यू कॉस्ट एंड परफेक्ट मेन्यू कॉस्ट, रीप्रिंटिंग ऑफ मेन्यूज बार बार बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। शूलर कॉस्ट क्या होती है? शूलर कॉस्ट क्या होती है? To save the real value of their savings, they move their money from one bank to another, जिसमें कॉस्ट आती है। यहीं पे आपका काम हो गया। एक एहतियातन और आपसे पूछ रहा हूँ, इनकम गैप्स क्यों राइज होंगे? लेट्स से जैद, इन्फ्लेशन में इनकम गैप्स क्यों राइज होते हैं? नहीं, नहीं। जी दोबारा बोलें जैद। रिच बिकम रिचर बाय, अंग्रेजी में बोलो, रियल परचेजिंग पावर। हम्म बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही जा रहे हो। Those on fixed incomes like pensioners, unemployed on benefits will lose the real value of their money. They'll become poorer, and rich with assets, shares, gold will become richer. Income gaps will widen. 2 मार्क्स थे एक साइड के, 2 मार्क्स थे एक साइड के, 4। दो दो पॉइंट भी अच्छे लिख दोगे, आपके 4 मार्क्स आ गए। मैं तो 12 का आपको करवा रहा हूँ,
लेकिन 6 का क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन जी, कब इन्फ्लेशन बुरी होती है? व्हेन द ट्रेडिंग पार्टनर से हमारा इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो। कब बुरी होती है? जब कॉस्ट पुश हो, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है। कब बुरी हो? जब अनएक्सपेक्टेड होती है, एक्सपेक्टेड नहीं होती, हम उसके मुताबिक प्लानिंग नहीं कर पाते। ठीक है। कब बुरी होती है? जब हाइपर हो, जब माइल्ड हो, बुरी नहीं होती। समझ आ गया? वो हमने बेनिफिट्स नहीं किए, हमने बेनिफिट्स नहीं किए, सॉरी, हमने बेनिफिट्स नहीं किए। US firms will be more profitable as demand is more than supply. Their profit will rise, they'll hire more workers. Government debt burden will fall as they have to pay back less in real terms. और इसके अलावा एसेट होल्डर्स विल बिकम मोर रिचर। ये वाली बात, सॉरी मैं वो 2 मार्क्स बिल्कुल ही मिस किया। हम्म। पहला बेनिफिट आपके नोट्स में है कि व्हेन इन्फ्लेशन माइल्ड हो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से थोड़ी सी ज्यादा होती है, फर्म्स को प्रॉफिट आ रहा होता है, हेंस दे एक्सपैंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। राइट? सबको समझ आ गया? बेटे 2-2 मार्क्स लेने हैं तो 2-2 ही बहुत है। ठीक है। मसलन अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कितने कितने मार्क्स हैं। अप टू 4 फॉर 2 फॉर बेनिफिट प्रॉब्लम्स एंड 2 फॉर बेनिफिट्स। Consequences explained such as uncompetitiveness of exports leading to a worsening of current account of balance of payment, shoe leather costs arising from searching for better returns, menu cost वगैरह, हर का एक एक मार्क आपको देता जाएगा। तो आप 2 पॉइंट्स वेल एक्सप्लेन कर दो। Possible positive consequences explained, such as increase in borrowing arise from debt being less in real terms, increase in profits of firms, possibly leading to more workers being employed, increase in the value of assets such as property. Evaluation may relevant evaluation such as inflation in relation to extent of the increase in inflation and whether it is the higher than other countries. Price elasticity of demand for exports, whether the increase in prices is higher than increase in cost of production. A justified conclusion on the possible consequences, both negative and positive, of a higher rate of inflation. आप लोग इस वक्त ना, अगेन पहला पेपर है शायद इसलिए हो रहा है, बट यू गाइस आर बेटर देन दिस। क्वेश्चन वाज सिंपली डिस्कस इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। ये क्वेश्चन था सिंपल, जो आपको 12 मार्क का टेस्ट भी लिया हुआ है। जी बताएं, सॉरी। मैंने आपको क्या बताया? वही जो वैल्यूएशन के पॉइंट है ना, whether inflation is harmful will depend on the trading partner's rate of inflation. If it's less than us, it's more than us, then there is no harmful effect. It will depend on the cause of inflation. Cost push is more harmful as it causes unemployment. It will depend on the rate of inflation. Hyper is more harmful than mild. Mild is actually good for economy. समझ आ रहा है मेरा बेटा? इस तरह करके बात करनी है आपने। ये आपका कंक्लूजन हो गया। हर वक्त इन्फ्लेशन बुरी नहीं है, रेट पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेड थी, राइट? और ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ क्या हालात थे, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कौन सी थी। सॉरी। हाँ, उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी समझ आ गया बच्चों? बट आई एम अ बिट वरिड कि आप लोगों ने एक आसान सेक्शन ए को जरा मुश्किल किया है। नॉट एवरी वन, सम ऑफ यू। ठीक है। तो इसमें से आराम से आखिरी 6 वाले में से 6 आ सकते थे, लेकिन चलें आप 4 कर लें। ये तो करोगे ना कि एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, शू लेदर मेन्यू कॉस्ट, इतना तो कर लोगे ना, 2-2 मार्क्स तो ले लोगे। इवैल्यूएशन में अगर गड़बड़ भी हुई तब भी 2, 3, 6, 8 मैं सिर्फ दे रहा हूँ डी में से, और 4 ये 12 मार्क्स फिर भी आ गए। इजी इजी ए। राइट बच्चों? तो इसलिए बनता है। आप लोगों में से कई इतने कंफ्यूज थे आज कि अगर मैं हेल्प ना कर रहा होता ना, तो बच्चों ने इतने गलत आंसर देने थे। मैं इसलिए खुद ज्यादा इंटरवेंशन कर रहा था कि पहला पेपर है, आई डोंट द कॉन्फिडेंस। हाँ। अच्छा शायद ये वजह है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, आई इवन हर्ड सम गुड किड्स वरीइंग कि ये क्या हो रहा है। यस, ए लेवल है, इट्स नॉट मैट्रिक, इट्स गोना बी टफ, लेकिन ये आसान पेपर था। ठीक है। तो मैं बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आई वाज थिंकिंग ऑफ सेक्शन बी एज वेल। तो कल कोशिश करते हैं सेक्शन बी सी दोनों को पढ़काएं, क्योंकि ये नया पेपर है, इसमें अच्छा करवाना चाह रहा था। एनी क्वेश्चन?